अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया तनाज़े ने मशरिक़ वस्ता की सियासत को एक बार फिर हिला कर रख दिया है, लेकिन इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ थे। हमेशा नाकाबिल तस्खीर समझे जाने वाले इसराइल को ऐसी मज़ामत का सामना करना पड़ा जिसने न सिर्फ उसके अस्करी अज़ाइम को ज़िक पहुँचाई है, बल्कि उसके आलमी इत्तेहादियों को भी एक वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। इसराइली मीडिया और दिफाई तज्ज़ियाकार इस हकीकत को छुपा नहीं सके कि इसराइल की इस बार की जारियत ना सिर्फ नाकाम रही, बल्कि उसने इसराइल के नाकाबिल शिकस्त होने के तस्वुर को भी चैलेंज कर दिया है। ईरान ने ना सिर्फ मौसर दिफा किया, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर सफारती चालाकी से भी इसराइल को बेनकाब किया है। इसराइल की इस जारियत के पीछे वाज़ेह मकसद ईरान को कमज़ोर करना, उसकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना और उसके एटमी प्रोग्राम को तबाह करना था। ताहम ईरान ने जिस अंदाज से इस हमले को पसपा किया, उसने इसराइल की जंगी हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिए। तेल अवीव की जानिब से किए गए फ़ज़ाई और साइबर हमले नाकाम रहे हैं। ईरानी दिफाई निज़ाम ने बेशतर हमलों को नाकाम बना दिया और अवामी सतह पर ईरान में इस जारियत के खिलाफ इत्तेहाद और यकजहती में इजाफा हुआ है। इसी तनाजुर में अमरीका का ईरान पर महदूद पैमाने पर हमला करना दरअसल इसराइल की इस शिकस्त पर पर्दा डालने की कोशिश थी। इसराइल को जब अपनी नाकामी का एहसास हुआ तो उसने अपने सबसे बड़े इत्तेहादी अमरीका को मैदान में उतार कर सूरत हाल को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह हिकमत अमली भी उल्टी पड़ गई और दुनिया ने वाज़ेह तौर पर देखा कि इसराइल अपनी जंग खुद नहीं जीत सका। यही वजह थी कि इसराइली मीडिया में इस जंगी मुहिम जोई पर सख्त तनकीद देखने में आई। इसराइली वज़ीर आज़म को दाखिली सतह पर शदीद दबाव का सामना करना पड़ा। अपोजिशन जमातों और साबिक फौजी अफसरान और यहाँ तक कि कुछ हुकूमती वज़रा ने भी नेतन्याहू की पॉलिसीज़ को नाकाम करार दिया है। और अब यही वजह थी कि इसराइल अपनी खफगी मिटाने की कोशिश कर रहा है और इसराइली क़यादत और मीडिया ने एक बार फिर ईरान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। फिर सारे मामले पर अमरीकी सदर ने मीडिया से बात करते हुए अपने रद्दमल का इजहार किया, जिसमें उनका कहना था कि वो इसराइल से नाखुश हैं, जबकि इसराइल से ज़्यादा नाखुश हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मुतालिक क्या कहते हैं, ज़रा सबसे पहले उसकी झलक आपके सामने रखता है। अब इसराइल की जानिब से ये इल्ज़ाम तराशी दरअसल इस बात की तैयारी मालूम होती है कि किसी से दुनिया को कायल किया जाए कि ईरान शिद्दत पसंद मुल्क है और इसके खिलाफ दोबारा कार्रवाई ज़रूरी है। हकीकत यह है कि ईरान ने सीज़ फायर की किसी भी खिलाफ वर्जी से इनकार किया है। अब बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक में सीज़ फायर हो गया है, यहाँ तक कि ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। अब इस बात में कोई शुबा नहीं कि इसराइल फिर से जारियत पर उतर सकता है और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि इसराइल जिसको अपने नाकाबिल शिकस्त होने का गुरूर था, लेकिन उसका ये गुरूर खाक में मिलकर रह गया है। दुनिया ये जान चुकी है कि इसराइल अब ईरान के हाथों शिकस्त खा चुका है और दूसरा अहम मकसद जो इसराइल का ईरान पर हमला करने का था, वो ईरान की हुकूमत को तब्दील करना था। इसराइल ने ईरान के कई सिविलियंस और मिलिट्री क़यादत के लीडर्स को निशाना बनाया, लेकिन इसके बावजूद इसराइल ईरान में अपनी मर्जी के मुताबिक कठपुतली हुकूमत लाने में नाकाम रहा है। और फिर ईरान पर हमले का एक और मकसद उसके एटमी असासे तबाह करना था, लेकिन इसराइल इस पर भी कामयाब होता दिखाई नहीं। यही वजह है कि ईरानी एटमी तवानाई के तर्जुमान कहते हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम नहीं रुकेगा, बल्कि जारी रहेगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा अपनी खफगी मिटाने के लिए कह रहा है कि इस जंग में इसराइल ने तमाम अहदाफ हासिल किए हैं। इसराइल अपने आप को सबकत लेता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इसराइली वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि जो हमने अचीव करना था हमने कर लिया है। असल हकीकत यह है कि इसराइल की जंग में हिकमत अमली ना सिर्फ अस्करी तौर पर कमज़ोर साबित हुई, बल्कि उसने सिफारसी सतह पर भी इसराइल को दिफाई पोजीशन में ला खड़ा किया है। इसराइली फ़ौज के बाद साबिक आला अफसरान ने भी निजी तौर पर एतराफ़ किया है कि इस मुहिम का ना कोई वाज़ेह हदफ था और ना ही इससे कोई लॉन्ग टर्म कामयाबी हासिल हुई है। अब इस तमाम सूरत हाल में ईरान की हिकमत अमली काबिल तारीफ़ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ईरान की इतनी बड़ी जीत की भरपूर अंदाज में तारीफ़ की है, वो ज़रा वो भी आपको दिखाता है। अब बिलाशुबा ईरान ने एक जानिब दिफाई इक़दाम किए तो दूसरी जानिब सफारती महाज पर भी भरपूर सरगर्मी दिखाई। पाकिस्तान, रूस, चीन, तुर्की और दीगर ममालिक ने ईरान के मौक़िफ़ की तायीद की कि इसराइल की जारियत बिला जवाज़ और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मसले को भरपूर अंदाज में उठाया और आलमी राय आमा को अपने हक़ में करने में कामयाब रहा है। इसने न सिर्फ अपनी सालमियत का दिफा किया, बल्कि ये भी साबित किया कि वो कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है जिस पर बासानी हमला करके नताइज अचीव किए जा सकें। बहरहाल इसराइल को इस बार अपनी ताकत के एतमाद की भारी कीमत चुकाना पड़ी है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ अस्करी तौर पर तैयार है, बल्कि सफारती महाज पर भी बड़ी हुनरमंदी के साथ खेल सकता है। अब इसराइल की नाकामी और अमरीका की मुदाखलत इस बात का सबूत है कि इसराइल तरे तनहा ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। अगर इसराइल ने माजी से सबक ना सीखा और एक बार फिर जारहियत का रास्ता अपनाया तो इस बार शायद इसके नताइज पहले से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। दुनिया को अब आंखें खोल कर देखने की ज़रूरत है कि मशरिक़ वस्ता का असल ख़तरा कौन है, वो जो दिफा कर रहा है या वो जो बार बार जंग मुसल्लत कर रहा है और जो जंग मुसल्लत करने वाले का साथ दे रहा है। अब इस पूरे स्टैंड ऑफ में बहुत से सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। गुज़श्ता 12 रोज़ 1 दर्जन से ज़ायद रोज़ तक जारी रहने वाला स्टैंड ऑफ आखिर किस लिए था? इसराइल की जानिब से इस जारियत का बुनियादी हदफ क्या था? क्या
ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सबूताज करना, हॉल्ट करना मकसद था, तो IAEA तो वाज़े तौर पर कह रहा है कि कोई भी जो रेडिएशंस हैं वो नहीं देखी गई, या इस हवाले से कोई नुकसान तो ईरान को पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर रिजीम चेंज था तो ईरान की रिजीम तो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई है, ये करने में भी इसराइल कामयाब नहीं हुआ। अगर ये दोनों ही बुनियादी अहदाफ और मकासद थे इसराइल और उसके इत्तेहादी या उसके सहूलतकार अमरीका के, तो ये दोनों ख्वाब चकनाचूर होकर रह गए हैं। अगर इन दोनों बेसिस के ऊपर देखा जाए तो ईरान फातेह के तौर पर सामने आया है। आयतुल्लाह ख़ामेनी पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा फेवरेट, पहले से ज़्यादा पसंदीदा हो गए हैं। वो 15-20% की आबादी ईरान में जो शायद उस रजीम की मुखालिफ थी, वो भी सड़कों पे आके सेलिब्रेट कर रही है कि ईरान ने ना सिर्फ भरपूर दफा किया है बल्कि इसराइल को नाको चले चबवाए हैं। और इसराइल के कहने पर मजबूर हुआ, अमरीका के पास गया कि इस पर सीज़ फायर होना चाहिए, ईरान को रोकें, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर सकता है। फिर ईरान नहीं रुका और अल-सुब जो अटैक्स देखे गए, वो तेल अवीव पर हों, वो हैफा पर हों या दीगर हिस्सों पर हों, उस पर यकीनन उसकी वजह से जो उसका काउंटर पार्ट है उस पर लर्जा ज़रूर तारी हुआ है। और अल्टीमेटली अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहले जो जा रहे मिजाज थे, फिर ये कहना पड़ा कि पीस आना चाहिए, अमन आना चाहिए, एज अ पीस मेकर जो है वो सामने आए। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादा गुस्से का इजहार भी इसराइल से किया रादर देन के ईरान, दोनों से खफा नजर आए, लेकिन उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि ज़्यादा नाराज़ वो इसराइल से हैं कि इसराइल ने सोचे समझे बगैर प्लानिंग के, बगैर अमेरिका को ऑन बोर्ड लेके ये किया है। इस वक्त ईरान से सीनियर सहाफ़ी हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, सीज़ फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद दोनों तरफ से खिलाफ वर्जी हुई, ईरान ने अटैक्स किए, इसराइल ने जवाबी अटैक किया है। ये सीज़ फायर जो हुआ है ये आपको जुज़ वक्ती मालूम होता है या आपको लगता है नहीं ये लॉन्ग टर्म रहेगा, ये कुल वक्ती है? मेरी उर्दू इतनी दकीक नहीं है, लेकिन मैं जो समझा हूँ वो आप यही कह रहे हैं कि ये चल सकेगा या नहीं, शायद जी जी। या ये सही वक्त पे आया या नहीं। देखें, यहाँ पे अभी तो सीज फायर जो भी चल रही है, मैं इसको कहूंगा कि ये इम्प्लाइड सीज फायर है, ऑफिशियल है बट इम्प्लाइड है। एट द सेम टाइम जो लॉन्ग टर्म सीज फायर होगी, परमानेंट सीज फायर होगी या नहीं होगी, ये वक्त ही बताएगा। देखें, इस वक्त जो अग्रेशन का जो किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि अग्रेशन हुई हैं दोनों साइड पे, सीज फायर की वायलेशन हुई हैं। ईरान ने अपने हमले 4 बजे बंद कर दिए थे। जो 22nd वेव ऑफ अटैक्स है मुख्तलिफ लॉजिस्टिकल और ऑपरेशन सेंटर पे, वो 4 बजे जो है वो खत्म हो गए थे। इसराइल ऑन दी अदर हैंड ये अब कह रहे हैं कि भाई हमारा सीज फायर वायलेशन हुई है, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल वही वाली आवाजें हैं जो हमास वाले बेचारे करते थे कि सीज फायर वायलेट हो रही है, उनकी कोई बात सुनता नहीं था। तो अभी आई थिंक इसराइल की भाई, मेरा अपना जाती राय है कि इसराइल की वही वाली पोजीशन जो है वो आ रही है कि दुनिया इतनी ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रही है इस वक्त। ट्रंप ने भी कहा कि मैं ज्यादा नाराज हूं इसराइल से। तो मेरे ख्याल में सीज फायर होना अच्छी बात है, लोग भी यहाँ बहुत खुश हैं। सीज फायर के लिए ही सिर्फ खुश नहीं है, बल्कि खुश ये है कि जंग ईरान ने जीत ली है। बेसिकली यहाँ ये तासुर है लोगों का कि हम जंग जीत चुके हैं। जी जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि सीज फायर ऐलान के बाद ईरान के अंदर फजा क्या है? बिलअमूम जो अवाम है ईरान के, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? सरकारी सतह पर क्या कोई सेलिब्रेशन है, कोई जश्न का ऐलान हो रहा है? जी, यहाँ पे सरकारी सतह पे कोई जश्न का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लोग खुद से गाड़ियां निकाल के झंडे लहराते हुए काफी जगहों पे मुख्तलिफ स्पॉट पे रश है। मैं कल रात को जब अमेरिका के बेस पे अटैक हुआ था, उसके बाद वली असर स्क्वायर गया था रात के 1 बजे। उसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे फेसबुक और ट्विटर पे मौजूद है। वहां पे मैंने बेहिजाब लड़कियों को और हिजाबी लड़कियों को, बगैर दाढ़ी वाले लोगों को, दाढ़ी वाले लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको साथ देखा। और वो नारे लगा रहे थे कि मतलब हम जंग जीत चुके हैं और मार बार अमेरिका, मार बार इसराइल, मार बार जिद्द विलायत फकी, मार बार जिद्द विलायत फकी, मतलब कि जो रहबर के खिलाफ हैं या निजाम के खिलाफ हैं उनके ऊपर भी जो है वो कर्ज कर रहे थे। तो बहरहाल लोग बहुत ज्यादा खुश कल भी थे हमले के बाद, आज भी बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन आज मैं कहूंगा कि ये जो थोड़ी बहुत अभी आवाज यहाँ से आ रही है, थोड़े बहुत मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि जी और हमला जारी रखें, रोके नहीं, जारी रखें। तो मेरे ख्याल में तो अभी इस वक्त आवाम बहुत खुश है, लोग बहुत खुश हैं। अब देखते हैं वक्त क्या बताता है सीज फायर के हवाले से। लेट्स सी डेवलपिंग सिचुएशन। लेकिन अगर कहा जाए कि क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स हो गया है, तो क्या कहना दुरुस्त होगा? बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव। बिल्कुल अमेरिका का जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म था वो बिल्कुल आपके सामने है, मुझे इस पे कहने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ट्रंप साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं वो वॉर मॉन्गरर से पीस
मेकर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा अनकंडीशनल सरेंडर और रिजीम चेंज और हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे। कोई फायदा नहीं हुआ, ना रिजीम चेंज हुआ, ना इनके कोई स्टॉकपाइल को इतना खास डैमेज हुआ। कंप्लीट असेसमेंट डैमेज की बाद में आ जाएगी, सेंट्रीफ्यूजेस को कितना नुकसान हुआ। बहरहाल जो पॉइंट था स्टॉकपाइल्ड इनरिच यूरेनियम का, वो तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो आई वुड से बिल्कुल यहाँ पे गवर्नमेंट जितनी स्ट्रांग है इस वक्त, उतनी कभी भी नहीं थी। आई थिंक अहमदी निजात के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा स्ट्रांग गवर्नमेंट इस वक्त हुई है। तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव और क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स आ गया। एक्सपेक्टेड ही नहीं था इजराइल को और अमेरिका को ईरान इस तरीके से जवाब देगा या हमला करेगा। तो आई वुड से बिल्कुल ईरान ने अपनी टर्म्स पे किया है। आप नोटिस करें 12 घंटे का टाइम दिया था ट्रंप ने पहले ट्वीट में ईरान को कि 12 घंटे बाद ईरान सीज फायर करेगा। ईरान ने कहा भाईजान 12 घंटे बाद इजराइल करेगा, अभी ईरान कर ले। ईरान ने कहा भाई देखें 4 बजे तक अगर होता है तो ठीक है, वरना हम रुकेंगे नहीं। तो बिल्कुल जो आई वुड से लास्ट शॉट ईरान ने कॉल किया। अब इजराइल कोशिश कर रहा है, जो मेरा अपना नजरिया वो ये है कि इजराइल कोशिश कर रहा है कि लास्ट शॉट वो कॉल करें। इसीलिए आपको नजर आ रहा है कि शायद वो तैयारी कर रहे हैं कि हम कर देंगे, मार देंगे, जो भी है। बहरहाल आपके सामने है इजराइल का ये दावा कि जो हमने अचीव करना था हमने अचीव कर लिया है, ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखें इजराइल ने जो करना था, ऑफिशियल्स तो यही कहते हैं कि मतलब क्या करना था अचीव, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना एक ऑब्जेक्टिव था, रेजिम चेंज जो कहते रहे वो दूसरा ऑब्जेक्टिव था। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो डैमेज हुआ है, अभी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ यूएस ऑफिशियल्स, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स, आईएई के भी आप रिपोर्ट देख लें, कोई रेडिएशन नहीं हुई, ईरान को कोई खास डैमेज नहीं पहुंचा इन अटैक्स के थ्रू। तो क्या फायदा 125 तैयारे लाके और 7 स्टेल्थ B2 बॉम्बर लाके, और ऑपरेशनल इसकी कोई कम नहीं है। 5 से 15 बिलियन डॉलर के बीच में एस्टिमेटेड है कि खर्चा आया इनकी रिफ्यूलिंग में और ऑपरेशनल मूवमेंट पे। तो क्या फायदा हुआ आई वुड से कि अगर यहाँ रेजिम चेंज भी नहीं हुई। स्टॉक पाइल अब अल्लाह जाने कहाँ पे है, किस फैसिलिटी में। ईरान ये कह रहा है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए हैं, हमने अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स पे मारा, आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स पे जो है उनको डैमेज किया, इनकी जो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है उस पे मारा, दो साइबर टेक्नोलॉजी पार्क्स पे मारा, पावर स्टेशंस पे मारा, इनके जो बायोकेमिकल फैसिलिटी है हाईली कॉन्फिडेंशियल नेस जियोना, उस पे इन लोगों ने हमला किया। ईरान कह रहा है कि उन्होंने जितना डैमेज किया उतना इजराइल ने नहीं किया। एंड इट मेक्स सेंस, अगर मैं अपना पर्सनल मोटिव भी दूं तो इट मेक्स सेंस, क्योंकि ईरान को डैमेज पहुंचाने के लिए चंद ही मिसाइल्स की जरूरत थी। वो 22,000 किलोमीटर का एरिया जो इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। ईरान ऑन दी अदर हैंड 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जगह है। इजराइल के पास हैं ही कितने मकामात, एक एयरपोर्ट है, 2-3 पावर स्टेशन है, एक ज़योना का इनका प्लांट है, और एक और 2-3 और जगहें हैं। उसके अलावा है ही क्या जिसको इजराइल आपका एनालिसिस ये है कि इजराइल और यूएस दोनों ने खासा लूज किया है और काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, क्या वाकई अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर गए? जी, ये तो आपके बिल्कुल, आप भी फॉलो करते रहते हैं न्यूज़, तो आपको भी पता ही होगा कि इजराइल में हालात किस तरीके के हैं। अब तो खैर सेंसरशिप इतनी ज़्यादा है, बहरहाल इंडियन मीडिया तो यही रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा हैं और लोग खुश नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मतलब बिला वजह हम लोगों ने इतना नुकसान खाया है। और ट्रंप साहब भी, मैं कहूँगा कि किसी तरीके से अब देखा नज़र आ रहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर से अब वो आ गए हैं कि जी बस पीस, और अब बस कर देते हैं, हमले नहीं करते। तो आई थिंक रियलाइजेशन है वहाँ पे नेतन्याहू साहब को और ट्रंप को कि अगर ईरान के ऊपर कंटिन्यू रखा तो सेंटिमेंट उनकी अपनी पब्लिक का भी खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा, और ईरान जो है वो क्योंकि रिटेलिएट करेगा, ये अंडरस्टैंडिंग उनको हो गई है। तो दैट इज माय ओपिनियन ऑन दिस व्यू। ठीक, लास्टली इन अ लॉन्ग रन आपको क्या लगता है ईरान ने क्या अचीव किया है, और वो जो फुटप्रिंट्स हैं अब इस पर्टिकुलरली इस स्टैंड ऑफ के बाद, वो क्या है जो ईरान छोड़ रहा है? बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी आई वुड से ईरान के लिए। पहले तो देखें इनके जो मिलिट्री लीडरशिप है जो चली गई, चलें लेट्स सपोज उनको असैसिनेट कर दिया, शहीद कर दिया, नई जो लीडरशिप आई उसने और अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो आई थिंक स्ट्रॉन्गर मिलिट्री इवन आफ्टर असैसिनेशन, स्ट्रॉन्गर मिलिट्री। दूसरी चीज जो ईरान के लिए बहुत अच्छी हुई है वो एक्सपोजिंग ऑफ मोसाद नेटवर्क। देखें 50 से ज्यादा लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है, 3 यूरोपियन नेशनल्स को अरेस्ट किया, 3 यूक्रेनियन इंटेलिजेंस सर्विस के लोगों को अरेस्ट किया, अफगानियों को काफी तादाद में इन्होंने अरेस्ट किया जो मोसाद के लिए स्पाई कर रहे थे। इट हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल फॉर ईरान इन द लॉन्ग रन कि उनको अभी यहाँ पे जो नेटवर्क था मोसाद का वो सामने आया और उनको उन्होंने डील किया, उनको बिल्कुल ही डिसमेंटल कर दिया। एक और अच्छी चीज ईरान के लिए क्या हुई है, ईरान के लिए एक और अच्छी चीज ये हुई है कि अब उनके पास जितनी आजादी है लॉन्ग रन में न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की, उतनी आजादी पहले नहीं थी। अच्छा, एक और जो अच्छी क्योंकि आईएई की इंस्पेक्टर्स अब थोड़ी कोई फायदा, मैं आपको बता चुका इसका,
खैर, एक और फायदा क्या हुआ है, गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, निजाम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आई वुड से जितनी थोड़ी बहुत ऑपोजिशन थी भी, 5-10%, 15%, जितना भी कह लें, लेट सपोज, वो ऑपोजिशन भी खत्म हो गई है। तो आई वुड से ईरान के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा हुआ है ये। बट एट द सेम टाइम ईरान को कुछ वीकनेसेस भी रियलाइज हुई हैं। ईरान को वीकनेसेस रियलाइज हुई हैं कि इनको सिक्योरिटी मेजर्स, काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम करना पड़ेगा, काउंटर इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये चीजें भी ईरान को रियलाइज हुई हैं। सो आई वुड से इट इज एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, ईरान के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है ये जो कैंपेन था इजराइल का और अमेरिका का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जवान हुसैन, ईरानी सहाफ़ी हमें ज्वाइन किए हुए थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ईरान में सेलिब्रेशन है, ईरान एज ए विक्टर सामने आया है। इस पूरे स्टैंड ऑफ के दौरान जिस तरह ईरान ने रेजिलियंस का मुजाहरा किया है, ये फ्रूट बड़ा इफेक्टिव और बड़ा फ्रूटफुल रहा है ईरान के लिए, और इसराइल को पसपाई का सामना करना पड़ा। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत पर जब भी सियासी वार करना चाहती है तो वो अपने मतलूबा नताइज हासिल करने की बजाय उल्टा अपना सियासी नुकसान करती दिखाई देती है। जैसा कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और मज़ामत का जब भी रास्ता अपनाया तो तहरीक इंसाफ को इन सरगर्मियों का फ़ायदा होने की बजाय हमेशा नुकसान उठाना पड़ा। ये प्रोडक्टिव नहीं रही, हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव हुई है, जैसा कि 9 मई और 26 नवंबर इसकी वाज़ेह दलील हैं। और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ जब भी हुकूमत के खिलाफ कोई महाज सजाने लगती है तो पार्टी के अंदर तकसीम के आसार वाज़ेह तौर पर झलकने लगते हैं, और ये तकसीम भी पार्टी को कोई भी वाज़ेह और मौसर पोजीशन लेने में बड़ी रुकावट की वजह बन रही है। जैसा कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर हुकूमत को दबाव में लाने के लिए केपी बजट की मंजूरी रोकने का इंदिया देती रही, लेकिन फिर इसके बाद हैरानकुन तौर पर केपी असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ बजट को मंजूर कर लिया। वाकिफ़ान हाल के मुताबिक ये मंजूरी इसलिए की गई क्योंकि तहरीक इंसाफ को एक खदशा था कि कहीं हुकूमत सूबे में माशी इमरजेंसी ना नाफिज कर दे। यानी बज़ाहिर तहरीक इंसाफ एक कदम आगे बढ़ने की बजाय बैकफुट पर दिखाई दी। बहरहाल अब एक तरफ तहरीक इंसाफ के बयानात और मज़ामती बयानियाँ, और दूसरी तरफ असम्बली से बजट की मंजूरी, और ये सब इस बात की गमाजी करता है कि पार्टी के अंदर फैसला साजी में इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं। पार्टी के अंदर कई रहनुमा ऐसे हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, और पार्टी के बेशतर अरकान अली अमीन गंडापुर को शक भरी निगाह से देख रहे हैं। आज तो अलीमा बीबी ने वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि केपी का बजट मंजूर करके अली अमीन गंडापुर ने माइनस बानी पीटीआई कर दिया। अलीमा खान के इस इल्ज़ाम पर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो अलीमा खान को नहीं बल्कि बानी पीटीआई को जवाब दें। इस वक्त साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है, आज अलीमा बीबी ने कहा और बड़ी आवाज़ उनकी भर आई ये कहते हुए कि बानी पीटीआई तो माइनस ही हो गए हैं। अग्री करते हैं आप कि बानी पीटीआई इतने कॉर्नर्ड हैं, इतने आइसोलेटेड कर दिए गए हैं कि बात अब यहाँ तक आन पहुँची है कि उनकी हमशीरा को कहना पड़ रहा है कि वो तो माइनस हो गए? देखिए, माइनस तो है क्या, इमरान खान को माइनस हो नहीं सकते, क्योंकि देखिए ना, पार्टी डजंट एग्जिस्ट। इमरान खान, लोग इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई के साथ नहीं है। तो पार्टी में माइनस तो वहां पे होना कि जहां लोग पार्टी के साथ हो और आप किसी को माइनस कर दें या प्लस कर दें। यहाँ तो पाकिस्तान के अवाम का दिल इमरान खान के साथ धड़कता है, तो इसलिए माइनस इमरान खान होना जो है वो नामुमकिन है, वो हो नहीं सकता। सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि माइनस इमरान खान हुकूमत जो है वो बन रही है, या माइनस इमरान खान ये उन्होंने फैसला एक जो है वो उन्होंने कर लिया। लेकिन जब भी फैसला आना है, अल्टीमेट डिसीजन आना है, वो तो अवाम का ही होना है, और अवाम ने इमरान खान के लिए करना है। अब ये देखिए ना, इसमें जो मसला है वो ये है कि आप फैसले करने से पहले सोचते नहीं हैं, फिर आप एडवाइस नहीं। अब ये सारे लॉयर थे, इनका काम था इमरान खान को बताते कि जी इसका जो आप कह रहे हैं कि बजट मंजूर नहीं करना, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपकी हुकूमत गिर जाएगी, ताकि खान साहब एक फैसला करते हैं कि अगर हुकूमत गिरानी है या नहीं गिरानी। आपने फैसला तो ये करना है, उसके बाद हुकूमत चलानी है या नहीं चलानी, ये फैसला करना है। अब ये वकील सिर्फ जाके सुन के आ जाएं, और उसके बाद अल्फाजी की पॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपकी वर्डिंग जो है वो इस कदर ब्लैटेंट है, अमल आप उससे कर नहीं सकते, और उससे फिर बड़ी मायूसी जो है वो पैदा होती है। और देखिए, प्रॉब्लम यही है, इमरान खान साहब को भी मैं तो बार बार उनसे रिक्वेस्ट की है, यू नीड हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। अगर आप का घोड़ा ही ठीक नहीं है उन कोर्सेज के लिए, तो आप कैसे चलाएंगे? सो पीटीआई की पॉलिटिक्स में इस वक्त जो अलमिया है वो ये है कि आप किसी पे एतमाद नहीं कर रहे। पॉलिटिकल लोग, मौलाना फजलुर रहमान पे तो आपने क्या ही एतमाद करना है।
आप देखें शाह महमूद कुरैशी साहब 2.5-3 साल 2 साल हो गए जेल में, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद। आप बताइए मुझे इनकी पार्टी डिसीजन मेकिंग में क्या हैसियत है? क्या उनसे पूछा जाता है कि बड़े फैसले से पहले? क्या इमरान खान से मुलाकात से पहले लीडरशिप का ये काम नहीं है? प्रैक्टिकली तो उनका फैसला साजी के अंदर कोई इनपुट नजर नहीं आता। फवाद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जाहिर है किसी भी पॉलिटिकल लीडर ऑफ दैट स्टेचर, मतलब जो बानी पीटीआई का, उसको माइनस करना प्रैक्टिकल सी बात तो नहीं लगती, लेकिन किसी की ख्वाहिश हो सकती है। अगर ये कहा जाए कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है और वो लोग खुद पीटीआई के अंदर बैठे हुए हैं कि वो बानी पीटीआई को चाहते हैं कि माइनस करके फैसले किए जाए, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा? माइनस इमरान खान तो फैसले हो ही रहे हैं। ये फैसले मैं तो जितनी दफा भी खान साहब से मिला हूँ वहाँ तो सिवाय इसके कि इनको भी निकाल दें, वो भी गद्दार है, वो भी नहीं आना चाहिए, इसके अलावा वहाँ पे तो कभी कोई बात होती ही नहीं है। कभी कोई स्ट्रैटेजी की बात, कभी कोई अकल की बात तो वहाँ मैंने सुनी ही नहीं। यार ये वकील सारे लगे हैं ILF में, ये कर दें वो कर दें। और जाहिर है कि वहाँ पे कोई ऐसा माहौल भी नहीं है, और फिर इमरान खान को एडवाइस का भी इशू है, और ये सारी चीजें मुश्किलात चल रही हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का हीरो उनका लीडर इमरान खान है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आप फेज, छोटी सी फेज है, कितनी देर कोई रह जाएगा, वो आएंगे, ये कर लें, देख लें कितना है क्या है, कोई इसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो बजट पास करने वाला मामला है, जाहिर है टेक्निकली इसलिए किया गया कि कहीं वफाकी हुकूमत को माशी इमरजेंसी नाफिज ना कर दे, हुकूमत गिराने की बात ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक भड़क भी तो मारी गई ना कि KP असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी जस्ट टू पुट सम प्रेशर ऑन फेडरल गवर्नमेंट। तो फिर एक साथ ही पैरेलल मज़ामती बयानियाँ भी और फिर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल सकती हैं सर? देखिए बात यही है कि आपने, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि देखिए ना, एक डिसीजन है, फिर उस डिसीजन की कम्युनिकेशन है। आपकी दोनों इतनी बुरी हैं कि उसके ऊपर जो आया है रद्द अमल वही आना था। आप अगर आपने ये फैसला कर लिया था, फिर देखिए फिर आप कहते कि हम प्रिलिमिनरी बजट मंजूर कर रहे हैं 3 महीनों के लिए, और इन 3 महीनों में हम इमरान खान साहब से पूरी मुशावरत के लिए अदालत में भी जाएंगे और एहतजाज भी करेंगे, और जब उनसे हो जाएगा तो फिर ही हम साल का बजट पूरा लेंगे, वरना हम नहीं देंगे। तो उसके नतीजे में आप प्रेशर जो है वो ला सकते थे। अब यहाँ पे ना आपकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ना आपकी कोई लीगल स्ट्रेटजी है, वो तो बस अल्लाह के सहारे ही काम चल रहा है और मौजूदे का इंतजार कर रहे हैं कि कोई हो जाए। फवाद साहब, लास्टली जब बानी पीटीआई ये डिक्लेयर कर चुके कि मैं पैटर्न इन चीफ हूँ, फैसले का इख्तियार मेरे पास है, तहरीक चलानी है, कब चलानी है, दायरा कार क्या होगा, फैसला मैं करूँगा, तो अब जो फैसले हो रहे हैं फिर इन फैसलों की लेजिटिमेसी क्या है? इन फैसलों की लेजिटिमेसी तो जाहिर है नहीं है, लेकिन डिफेक्टो लीडरशिप है ना बाहर, ये भी तो खान साहब ने बनाए। अब अगर गौहर है या सलमान राजा है या ये अपने रऊफ हसन है या वो वकास वगैरह है, तो ये लोग जो बात कर रहे हैं इनको फिर खान साहब ने अपॉइंट किया है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है वो इनके पास है। अगर ये इमरान खान का फैसला एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं, तो फिर भी खान साहब इनको ही रखते हैं, तो फिर देखें ना, ये कॉन्सिक्वेंस तो खान साहब भी भुगत रहे हैं ना, फिर 2 साल से जेल में भी दुआई है। तो सर फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या खान साहब को फैसला करना पड़ेगा और असर नौ तश्कील देनी पड़ेगी कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी या जो फ्रंट लाइनर्स हैं या जो फ्रंट बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं, चेंज करने पड़ेंगे फिर से? 100% इमरान खान को लीडरशिप चेंज करनी पड़ेगी और उन्हें पॉलिटिकल लोगों को जो है वो आगे लाना पड़ेगा। ये लोग जो फिलहाल हैं, ये लोग तो बिल्कुल इस हैसियत में नहीं है कि पॉलिटिकल कोई स्ट्रेटजी बना सकें, कोई लीगल स्ट्रेटजी बना सकें, और इससे पार्टी का बड़ा नुकसान हो गया। और अगर इमरान खान इंसिस्ट करते हैं कि नहीं यही लीडरशिप PTI को चलाएगी, तो फिर नतीजा जो है वो कोई पहले 2 साल से मुख्तलिफ तो नहीं हो सकता। चले तो टाइम लिमिट रखते 3 महीने 6 महीने, अगर ये डिलीवर नहीं करते तो फिर हमें तब्दीलियां चाहिए। लेकिन अगर आपने इन्हीं के साथ चलना है और आप तब्दीलियां भी करने को नहीं है, तो फिर देखें फिर हम क्या कर सकते हैं। तो फवाद साहब, हु इज टू कन्विंस खान साहब फॉर दैट? खान साहब को देखिए, मैंने तो बड़ी कोशिश की है कन्विंस करने, इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, और जो भी उनको मशवरा देते हैं या लोग जाते हैं, उनका काम है, स्पेशली लोगों का काम है कि जाति पसंद से बाहर निकले और पॉलिटिकल जो टीम है उसको बनाए। आप सिर्फ ये तो सोचते हैं कि एक बंदे से ताल्लुक है तो उसको आप जो है वो लगा दें,
उससे तो देखा तबाही फिर गई है। आप ना आपकी कोई ना कोर कमेटी की कोई हैसियत है, ना पॉलिटिकल कमेटी की कोई हैसियत है। सो यू नीड पीपल टू एग्जीक्यूट थिंग्स। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अब इस वक्त जो मैंडेटरी चेंजेस करने की हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट रनर्स को तब्दील करना पड़ेगा, चेहरों को तब्दील करना पड़ेगा, पॉलिटिकल माइंड्स को आगे आना होगा अगर वाकई कोई इफेक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाना चाहती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ ही। इजराइल और ईरान में जंगबंदी के बाद आलमी मईशत पर मस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में 5,878 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद कारोबार को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इंडेक्स में 5% से ज़ायद इजाफा होने के बायस कारोबारी सरगर्मियां 1 घंटे के लिए रोक दी गई। माहिरीन के मुताबिक खित्ते में कशीदगी कम होने और जंगबंदी के ऐलान के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, जिसका बराह रास्त असर मार्केट में नजर आया और मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली। सरमायाकार हल्के इस सूरत हाल को पाकिस्तान की मईशत के लिए मस्बत इशारा करार दे रहे हैं और तवक्को जाहिर की जा रही है कि अगर खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रहा तो मार्केट मजीद बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है। फिर इसी तरह ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी और मकामी मार्केट्स में सोने की कीमत में आज भी कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फ़ी ऑन्स सोने की कीमत $39 की बड़ी कमी से $3,327 की सतह पर आ गई है। आलमी मार्केट में कमी के बाद मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत भी $3,800 की कमी से $3,54,365 की सतह पर आ गई है। इसके अलावा फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत $3,258 कम होकर $3,03,810 की सतह पर आ गई है। फिर इसी तरह ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी देखी गई है। ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल ब्रेंट की कीमत मजीद 3.71% गिर गई, जिसके बाद खाम तेल ब्रेंट की कीमत $68.83 फी बैरल पर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में WTI खाम तेल की कीमत मजीद 3.88% कम होकर $65.85 फी बैरल पर आ गई है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जो ईरान इजराइल स्टैंड ऑफ के थमने से देखने में आ रही हैं और ज़ाहिर है खित्ते में अगर ये स्टेबलाइजेशन रहती है, पीस रहता है, तो इम्कान यही है कि इसके मस्बत माशी असरात मुरतब होंगे जो ना सिर्फ मुल्कों के लिए, हुकूमतों के लिए, बल्कि आवाम के लिए बहुत बेहतर होंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक इंतहाई दर्दनाक स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुल्तान का एक और चिराग बुझ गया है। 30 साला वकास रज़ा जो मॉडल टाउन चौक में एक रियल एस्टेट ऑफिस चला रहा था, ज़िंदगी की किसी ऐसी जंग से हार गया जिसका शोर सिर्फ उसके दिल में था। उसने ख़ुदकुशी से पहले अपना आखिरी पैगाम सुसाइडल नोट फैमिली ग्रुप में भेजा, जिस पर लिखा था कि मेरी डेड बॉडी ऑफिस से आकर ले जाएं। और जब इसके रिश्तेदार इस पैगाम के मिलने के बाद उसके पास पहुंचे तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। किसी को नहीं मालूम था कि वो किस कर्ब से गुजर रहा था, उसको क्या दुख सता रहा था या उसको कौन सी ऐसी उम्मीद थी जो टूट चुकी थी। बहरहाल इस अफसोसनाक वाक़े की ये वजह सामने आ रही है कि वकास की पसंद की शादी थी और आमतौर पर जैसे पसंद की शादी से पहले वादों और दावों की लंबी फहरिस्त होती है, वैसे ही वकास की बीवी का भी मुतालबा था कि उसने वकास के घर वालों के साथ नहीं बल्कि अलग रहना है और वकास मजबूर था कि अपने वालिदैन से अलग कैसे रहे। इसी बात पर रोज़ का लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया और वकास की बीवी नाराज़ होकर चली गई। जब तक अलग घर नहीं होगा वो वापस नहीं आएगी। किसी कश्मकश में वकास को जब वालिदैन और बीवी में किसी एक को रखना पड़ा तो उसने मौत को चुन लिया। अब यहाँ ये बात समझने की अशद ज़रूरत है कि हमारा माशरा मर्द की ज़हनी सेहत के बारे में बात क्यों नहीं करता है। पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ का महीना मनाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना कोई ऐसा दिन, ना कोई लम्हा, ना कोई ऐसी महफिल है जहाँ सिर्फ मर्द के एहसास, दुख और तन्हाई या कमज़ोरी पर बात हो सके। हमारे माशरे का ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बेटों की परवरिश सिर्फ ताकत, कामयाबी, गैरत और बर्तरी के किस्से सुनाकर की जाती है। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द कभी हारता नहीं, मर्द कभी रोता नहीं, मर्द कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत यह है कि मर्द भी इंसान होता है, उसके भी जज्बात होते हैं, उसका भी दिल टूटता है और उसे भी कभी भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने बेटों को ये सिखाना भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबियाँ नहीं होती, नाकामियाँ भी आती हैं। रिश्ते सिर्फ हंसते नहीं, कभी कभार बसते भी नहीं और टूट जाते हैं। लेकिन हम उन्हें ये नहीं सिखाते कि अगर रिश्ता बिछड़ जाए, अगर किसी अजीज़ का साथ छूट जाए तो ख़ुद को बिखरने नहीं देना, इसकी बजाय ख़ुद को जोड़ना है, संभालना है
और नई शुरुआत करनी है। अब उन्हें ये नहीं सिखाते कि मर्दानगी का मतलब सिर्फ वो बर्तरी नहीं, बल्कि सब्र, माफ़ी और अपने जज्बात को पहचानना भी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।